कहते हैं जब कानून की रक्षा करने वाले ही कानून तोड़ने लगे तब सबसे बड़ा अपराध सिर्फ हत्या नहीं बल्कि सच को हमेशा के लिए दफन कर देना होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां एक इंसान हजारों बेगुनाह लोगों के लिए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है, लेकिन जैसे जैसे वह सच के करीब पहुंचता है उसके अपने ही लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। यह सिर्फ एक सस्पेंस या क्राइम थ्रिलर नहीं बल्कि हिम्मत, इंसाफ और उस काले सच की कहानी है जिसे सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म में 121 कट लगाए थे, इसके बाद ही ये फिल्म थिएटर में रिलीज हो सकती थी, लेकिन जब इस फिल्म को बिना कट के OTT पर रिलीज किया गया तो 24 घंटे के अंदर ही इस फिल्म को पूरे इंडिया में बैन कर दिया गया है। तो चलिए जानते हैं आखिर इस पूरी कहानी के पीछे ऐसा कौन सा राज छिपा था जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। फिल्म का नाम है सतलुज, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की शुरुआत हमें साल 1995 के पंजाब में लेकर जाती है। यह वह दौर था जब पूरे पंजाब में डर और बेबसी का माहौल फैला हुआ था। इसी माहौल के बीच हमें पुलिस की एक जीप दिखाई देती है जो सुनसान सड़क पर तेजी से आगे बढ़ रही थी। जीप के अंदर कई पुलिसकर्मी बैठे हुए हैं, कुछ साधारण कांस्टेबल तो कुछ बड़े अधिकारी, जिनमें एक DSP भी मौजूद है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि ड्यूटी पर होने के बावजूद सभी शराब पी रहे थे और मजाक मस्ती कर रहे थे। बातों ही बातों में चर्चा उनके साथी सेविंदर की शादी पर आ जाती है। यहाँ बताया जाता है कि सेविंदर की शादी में लड़की की एक शर्त है, शादी तभी होगी जब सेविंदर कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन जाएगा। लेकिन यह हल्का फुल्का माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ ही देर बाद पुलिस की जीप शहर से काफी दूर एक सुनसान इलाके में जाकर रुकती है। वहाँ चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, इंसानी आवाज तक सुनाई नहीं देती। तभी कुछ पुलिस वाले जीप के पीछे बैठे कुछ कैदियों को नीचे उतारते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद उन्हें किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, लेकिन अगले ही पल जो होता है वह रोंगटे खड़े कर देता है। बिना किसी पूछताछ, बिना किसी अदालत और बिना किसी फैसले के उन बेबस लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी जाती है। कुछ ही सेकंड में वहाँ चीख गूंज उठती है। एक एक करके सभी जमीन पर गिरने लगते हैं। जिन लोगों की सांसें बाकी थी उन्हें भी बेरहमी से खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद पुलिस वाले किसी सबूत को पीछे नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए कुछ लाशों को घसीट कर पास बह रही सतलुज नदी में बहा दिया जाता है। यहीं पर हमारी नजर एक और पुलिसकर्मी पर पड़ती है जिसका नाम सतनाम है। वह भी उसी टीम का हिस्सा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती है। वह बाकी पुलिस वालों की तरह हंस नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उनके साथ खड़ा सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। इसके बाद कहानी का रुख बदलता है और हमारी मुलाकात फिल्म के मुख्य किरदार जसवंत सिंह से होती है। जसवंत एक ईमानदार और संवेदनशील इंसान है जो मानवाधिकार से जुड़े मामलों पर काम करता है। जहां ज्यादातर लोग अपनी परेशानियों से ही बाहर नहीं निकल पाते, वहीं जसवंत दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझता है। उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि किसी बेगुनाह के साथ कोई भी अन्याय ना हो पाए। वहीं उसकी पत्नी पम्मी एक लाइब्रेरी में नौकरी करती है। दोनों अपनी सादगी भरी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद जसवंत अपने दफ्तर पहुंचता है। वहां उसके सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठा होता है। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे पहले अपनी जमीन से जुड़े कुछ कागजों के बारे में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखें भर आती है। कांपती हुई आवाज में वे बताते हैं कि एक उनका लौता बेटा था, लेकिन वह कई दिनों से लापता है। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, रिश्तेदारों से पूछा, आसपास के गांव में तलाश की, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। उनकी बातें सुनकर जसवंत कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वह उन्हें सलाह देता है कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाइए। अब बुजुर्ग दंपत्ति वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे की बेबसी जसवंत के मन में कई गहराई तक उतर जाती है। इसी बीच जसवंत के फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी पम्मी होती है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि जसवंत के पुराने दोस्त कृपाल की मां गुरपेज कई दिनों से लापता है। वह बार बार पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी, लेकिन अब अचानक उनका कोई भी अता पता नहीं है। यह सुनते ही जसवंत बिना देर किए सीधा कृपाल के घर पहुंच जाता है। वहां परिवार के लोग बेहद परेशान दिखाई देते हैं। वे बताते हैं कि कृपाल की मौत के बाद गुरपेज पूरी तरह से टूट चुकी थी। पिछले कई महीनों से वह अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही थी। वह हर रोज पुलिस थाने जाती थी, लेकिन अब वह खुद ही अचानक गायब हो गई है। गुरपेज का नाम सुनते ही जसवंत की आंखों के सामने 6 महीने पुरानी एक दर्दनाक घटना ताजा हो जाती है।
उसे याद आता है कि एक रात गुरपेज रोती हुई उनके घर आई थी। उनकी हालत इतनी खराब थी कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। किसी तरह उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, कृपाल को कुछ हो गया है, जल्दी चलो। यह सुनते ही जसवंत बिना एक पल गवाए उनके साथ दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो सामने का दृश्य देखकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सड़क के बीचों बीच उसका सबसे करीबी दोस्त कृपाल खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसके शरीर में अब कोई हरकत नहीं बची थी। अपने दोस्त की वह हालत देखकर जसवंत पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगते हैं। शायद उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान के साथ उसने जिंदगी के इतने साल बिताए, आज वही हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुका है। यहीं से कहानी एक ऐसे रहस्य की तरफ बढ़ने लगती है जो सिर्फ एक इंसान की मौत नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के अंदर छिपे एक बहुत बड़े सच का पर्दाफाश करने वाला है। इसके बाद कहानी फिर से वर्तमान में लौट आती है। जसवंत सिंह अब इस मामले की तह तक पहुंचने का फैसला कर चुका था। सबसे पहले वह अपने पुराने दोस्त सतनाम के घर जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद सतनाम कुछ ऐसी बातें बता दे जिससे गुरपेज का कोई सुराग मिल सके। लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि सतनाम कुछ 2-3 दिनों से किसी जरूरी सरकारी काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। घर वालों के पास भी उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। अब जसवंत के पास दूसरा रास्ता बचता है। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन का माहौल देखकर वह कुछ पल के लिए रुक जाता है। वहाँ उदासी नहीं बल्कि जश्न मनाया जा रहा था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, तालियां बज रही थी और बीच में सेविंदर केक काट रहा था। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई या फिर कुछ और, क्योंकि उसका प्रमोशन हो चुका था और अब वह कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बन गया था। सभी लोग उसे बधाई देने लगे थे, लेकिन जसवंत के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, गुरपेज आखिर कहाँ गायब हो गई। मौका मिलते ही वह सेविंदर के पास आ जाता है और पूरी बात विस्तार में बताता है। वह कहता है कि कृपाल की माँ कई दिनों से लापता है और उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। सेविंदर कुछ पल चुपचाप रहता है, फिर बड़ी बेरुखी से कहता है, वो गुरपेज उसी कृपाल की माँ है ना? लेकिन कृपाल तो आतंकवादी था। यह सुनकर जसवंत की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह शांत आवाज में कहता है, वह आतंकवादी था या नहीं यह बात की बात है, लेकिन गुरपेज सबसे पहले एक माँ है और एक माँ का अपने बेटे के लिए तड़पना कोई जुर्म नहीं होता। जसवंत की बात सुनकर भी सेविंदर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे वह रिपोर्ट लिखने या उस मामले के कोई कार्रवाई करने के मूड में ही नहीं है। जसवंत समझ जाता है कि पुलिस स्टेशन से उसे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। वह बिना समय गवाए वहां से निकल पड़ता है। अब उसके कदम अस्पताल की ओर बढ़ते हैं। उसके मन में एक डर भी था, कहीं गुरपेज का नाम उन लोगों में तो शामिल नहीं जिनकी पहचान तक नहीं हो पाई। अस्पताल पहुंचकर वह सीधे मॉर्चरी में जाता है। वहां का माहौल बेहद डरावना था। चारों तरफ खामोशी पसरी हुई थी और कई लावारिस सब अपनी पहचान का इंतजार कर रहे थे। जसवंत एक एक सबको ध्यान से देखने लगता है, शायद उनमें से कोई गुरपेज हो, लेकिन काफी देर तक देखने के बाद भी उसे वह नहीं मिलती। उसी समय वहाँ मौजूद एक डॉक्टर से वह पूछता है, क्या यहाँ गुरपेज नाम की कोई महिला लाई गई थी? डॉक्टर उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ जानती है लेकिन बताना नहीं चाहती। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वह सतनाम था। अपने पुराने दोस्त को देखकर जसवंत उसके पास चला जाता है। दोनों कुछ देर तक अकेले में बात करते हैं। जसवंत उसे साफ साफ पूछता है, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? हर जगह लोग गायब हो रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सतनाम गहरी सांस लेते हुए कहता है, जसवंत जितना हो सके इस मामले से दूर रहे, यही तेरे लिए अच्छा होगा। जसवंत हैरानी से उसकी तरफ देखता है। तब सतनाम धीरे से कहता है, हम पुलिस की वर्दी जरूर पहनते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास हर चीज बदलने की ताकत है। कई बार हमारे हाथ भी बंधे होते हैं। सतनाम की आवाज में बेबसी साफ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ जानता है लेकिन चाहकर भी सच नहीं बोल सकता। अब जसवंत को यकीन होने लगता है कि मामला सिर्फ एक लापता महिला का नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। इसी सच्चाई की तलाश उसे शहर के शमशान घाट तक ले जाती है। वहां पहुंचकर वह कर्मचारियों से पूछता है कि क्या यहाँ लावारिस या अज्ञात शवों का कोई रिकॉर्ड रखा जाता है। पहले तो कर्मचारी टालने की कोशिश करते हैं लेकिन काफी पूछताछ के बाद वे उसे पुराना रजिस्टर दिखा देते हैं। जसवंत धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगता है। हर पन्ने पर किसी न किसी अज्ञात व्यक्ति का अंतिम संस्कार दर्ज था। कहीं लिखा था पहचान अज्ञात तो कहीं आतंकवादी। लगभग हर सबको बिना परिवार वालों को सूचना दिए जला दिया गया था। यह सब देखकर जसवंत के मन में कई सवाल उठने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर अचानक एक ऐसे नाम पर जाकर रुकती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
रजिस्टर में साफ साफ गुरपेज का नाम दर्ज था। कुछ पल के लिए जसवंत की सांसें जैसे थम जाती है। अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है। उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ एक खौफनाक खेल खेला जा रहा है, जहाँ बेगुनाह लोगों को पहले गायब किया जाता है, फिर उन्हें आतंकवादी या अज्ञात बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ताकि उनके अस्तित्व का हर निशान हमेशा के लिए मिट जाए। अब जसवंत के सामने सिर्फ एक सवाल था, आखिर इस पूरे खेल के पीछे कौन है और सच सामने लाने की कीमत उसे कितनी चुकानी पड़ेगी। इसके बाद जसवंत सीधे अपने दोस्त सतनाम के पास पहुंचता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह बिना समय गवाए कहता है, मैं शमशान घाट गया था। वहाँ के रजिस्टर में गुरपेज का नाम दर्ज था। सिर्फ वही नहीं, पूरा रजिस्टर ऐसे लोगों के नामों से भरा पड़ा है जिन्हें अज्ञात बताकर जला दिया गया। आखिर यह सब क्या हो रहा है? सतनाम कुछ पल के लिए चुपचाप रहता है। उसके चेहरे पर डर भी था और मजबूरी भी। आखिरकार वह गहरी सांस लेकर कहता है, जसवंत, अब समय आ गया है कि तुझे इस सिस्टम का सबसे काला सच पता चल ही जाए। इसके बाद सतनाम उसे वह सच्चाई बताना शुरू करता है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। वह बताता है कि कृपाल की मौत के बाद उसकी मां गुरपेज हर रोज पुलिस थानों के चक्कर काट रही थी। उसे सिर्फ अपने बेटे के बारे में सच जानना था, लेकिन पुलिस के पास उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। एक दिन गुरपेज सड़क पर ही पुलिस की जीप के सामने आकर खड़ी हो गई। उस जीप में डीसीपी सुरजीत सिंह सुग्गा भी मौजूद था। गुरपेज रो रो कर अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी। वह बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, या कम से कम यह बता दो कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन उसकी यह जिद सुग्गा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। असल में गुरपेज कई दिनों से लगातार पुलिस के सामने सवाल उठा रही थी। अब वह उनके लिए एक परेशानी बन चुकी थी। आखिरकार सुग्गा ने फैसला कर लिया कि इस औरत को हमेशा के लिए चुप कर देना ही बेहतर होगा। वह अपने आदमियों के साथ गुरपेज को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और उसे जान से मार दिया जाता है। अब अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा जाता है, लेकिन अस्पताल में एक ऐसी बात होती है जिसे देखकर वहां मौजूद डॉक्टर भी दंग रह जाता है। जांच के दौरान पता चलता है कि गुरपेज की सांसें अभी चल रही है, यानी वह पूरी तरह मरी नहीं थी। यह खबर सुनते ही पुलिस वाले घबरा जाते हैं। वे तुरंत उसे वापस अपने साथ ले जाते हैं और इस बार यह सुनिश्चित करते हैं कि उसकी सांस हमेशा के लिए रुक जाए। कुछ देर बाद वही पुलिस वाले उसकी लाश दोबारा अस्पताल लेकर आते हैं। इस बार डॉक्टर के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वे सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन सच बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो इस सिस्टम के खिलाफ जाएगा उसका अंजाम यही होगा। इतनी दर्दनाक सच्चाई सुनकर जसवंत की आंखें नम हो जाती है। वह गुस्से में सतनाम से पूछता है, जब तुझे पता है यह सब हो रहा है तो तू यह नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता? सतनाम हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है, फिर बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहता है, तुझे लगता है मैंने कोशिश नहीं की? वह आगे बताता है, पुलिस की नौकरी पाना जितना आसान लगता है उससे कहीं गुना मुश्किल उसे छोड़ना होता है। यहाँ इस्तीफा भी अपनी मर्जी से नहीं दिया जा सकता। पहले आवेदन ऊपर तक जाता है और जैसे ही बड़े अधिकारियों को पता चलता है कि कोई बाहर निकलना चाहता है, उसके बाद या तो वह पुलिस वाला अचानक गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत की खबर आ जाती है। सतनाम की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह खुद भी इस सिस्टम का कैदी बन चुका है। जसवंत समझ जाता है कि डर सिर्फ आम लोगों के में नहीं, बल्कि वर्दी पहनने वाले कई ईमानदार लोगों के अंदर भी बैठ चुका है। घर लौटने के बाद वह यह पूरी बात अपनी पत्नी पम्मी को बताता है। वह कहता है, पंजाब की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि कोई भी इंसान किसी भी दिन गायब हो सकता है। फिर उसे आतंकवादी या अज्ञात बताकर जला दिया जाता है और उसके परिवार को कभी सच तक पता नहीं चलता। पम्मी भी यह बात सुनकर सन्न रह जाती है। लेकिन इसी पल जसवंत एक बड़ा फैसला करता है। वह तय करता है कि अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अगले ही दिन वह एक वकील से मिलने पहुंचता है और उसे पूरी कहानी विस्तार से सुनाता है। वकील सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद कहता है, सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, अदालत को सबूत चाहिए। अगर शमशान घाट के रजिस्टर में सच दर्ज है तो वही इस केस की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन सिर्फ एक रजिस्टर काफी नहीं होगा, आसपास के दूसरे शमशान घाटों के रिकॉर्ड भी जुटाने होंगे। तभी साबित होगा कि यह कोई एक घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित खेल है। जसवंत बिना देर किए काम में जुट जाता है। वह गांव-गांव और शहर जाकर अलग अलग शमशान घाटों के रजिस्टर इकट्ठा करता है। दिन रात की मेहनत के बाद उसके पास कई रिकॉर्ड जमा हो जाते हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों को अज्ञात या आतंकवादी लिखकर अंतिम संस्कार किए जाने का विवरण मौजूद था।
अब उसके हाथ में मजबूत सबूत तो थे, लेकिन एक और बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। वकील कहता है रजिस्टर अदालत में पेश हो जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को अज्ञात बताकर जला दिया गया उनके परिवार वालों को भी सामने आना होगा, तभी अदालत इस मामले को गंभीरता से लेगी। इसके बाद जसवंत एक बार फिर निकल पड़ता है। वह एक एक परिवार से मिलता है, उन्हें पूरा सच बताता है, समझाता है कि उनके अपने लोग आतंकवादी नहीं थे, बल्कि शायद इस भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार बन गए थे। शुरुआत में लोग डरते हैं, उन्हें पुलिस का खौफ सताता है, लेकिन जसवंत का हौसला धीरे धीरे उनके अंदर भी साहस भर देता है। आखिरकार सभी परिवार अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सतनाम को, जो कि जसवंत की मदद कर रहा था। उसने कुछ सरकारी फाइलों से कुछ ऐसे अज्ञात नाम निकाले हैं जिससे जसवंत जो है वो मंजिल तक पहुंच सकता है। और जब अदालत के सामने रजिस्टर, दस्तावेज और पीड़ित परिवारों की बात रखी जाती है तो पहली बार इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया जाता है। लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार अदालत इस मामले को औपचारिक रूप से दर्ज करने का आदेश दे देती है। यहीं से जसवंत की लड़ाई सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे पंजाब में दबा दिए गए हजारों सच की लड़ाई बन जाती है। इसके बाद यह मामला अब इतना बड़ा हो चुका था कि इसकी गूंज सीधे सरकार के गलियारों तक पहुंच गई। अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे पंजाब का दर्द लोगों के सामने आने लगा था। जसवंत सिंह का नाम हर तरफ चर्चा में था। लोग कहने लगे थे कि एक अकेला इंसान पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया है। यह रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सच बोलने की कीमत हमेशा बहुत भारी पड़ती है। मीडिया भी लगातार पुलिस से सवाल पूछने लगी, सरकार से जवाब मांगे जाने लगे। हर तरफ एक ही चर्चा थी कि आखिर इतने लोग अचानक कैसे गायब हो रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा था कि बरसों से दबा हुआ सच अब बाहर आने वाला है। धीरे धीरे जसवंत की मेहनत रंग लाने लगती है। शहर के लोग भी अब चुप रहने को तैयार नहीं थे, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पर बैठे लोग भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे थे। मुख्यमंत्री और बड़े IPS अधिकारी प्रेस के सामने बयान देते हैं कि फिलहाल पुलिस के खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे उन पर कार्रवाई की जा सके। यानी सच सामने के बावजूद उसे स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया जाता है। इसी बीच एक ऐसा फैसला लिया जाता है जिसने हालात को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया। DCP सुरजीत सिंह सुग्गा को तरन तारण का SSP बनाकर भेज दिया जाता है। यह वही इलाका था जहां जसवंत सिंह रहता था। अब जिस अधिकारी पर सवाल उठ रहे थे उसी को और ज्यादा ताकत दे दी गई। यह देखकर साफ समझ आता है कि सिस्टम किसके साथ खड़ा है। सुग्गा के वहां पहुंचते ही हालत और बिगड़ने लगते हैं। लोगों के गायब होने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगती है। शमशान घाटों के रजिस्टर लगातार नए नामों से भरते जा रहे थे। कुछ ही दिनों में 3 अलग अलग शमशान घाटों के रिकॉर्ड सामने आते हैं जहां करीब 2000 अज्ञात लोगों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। रिकॉर्ड में उन्हें अज्ञात या आतंकवादी लिखा गया था, लेकिन असलियत में उनमें से ज्यादातर बिल्कुल निर्दोष और आम लोग थे। यहाँ आंकड़ा देखकर जसवंत सिंह अंदर तक हिल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यह किसी एक पुलिस अधिकारी की गलती नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की एक भयानक सच्चाई है। इसलिए वह खुलकर मांग करता है कि सुरजीत सिंह सुग्गा के खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और इस पूरे मामले की CBI जांच कराई जाए। लेकिन जब सरकार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है तब जसवंत एक और बड़ा कदम उठाता है। वह भारत छोड़कर कनाडा जाता है, जहां वह वर्ल्ड सिर्क ऑर्गेनाइजेशन के सामने पूरे मामले की एक एक सच्चाई रखता है। वह उन्हें बताता है कि पंजाब में बरसों से किस तरह लोगों को उठाकर गायब किया जा रहा है और बाद में उन्हें अज्ञात बताकर शमशान घाटों में जला दिया जाता है। यहीं पर एक ऐसा खुलासा होता है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देता है। जांच और दस्तावेज के आधार पर सामने आता है कि यह संख्या सिर्फ 2000 नहीं बल्कि पूरे पंजाब में लगभग 25,000 लोग ऐसे हैं जो लापता हो चुके हैं। और आशंका यही जताई जाती है कि शायद उनके साथ भी वही हुआ है जो बाकी लोगों के साथ हुआ था। इतनी बड़ी संख्या सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। अब यह मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन चुका था। वर्ल्ड सिर्क ऑर्गेनाइजेशन खुलकर जसवंत सिंह का समर्थन करती है और इस मुद्दे को दुनिया के सामने उठाती है। धीरे धीरे सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगता है, क्योंकि अब इस सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाना पहले जितना आसान नहीं रह गया था। कनाडा से वापस लौटने के बाद जसवंत सिंह अब सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहा था बल्कि वह उन लोगों की आवाज बन चुका था जिनकी आवाज सालों पहले दबा दी गई थी। लेकिन जितनी बड़ी उसकी लड़ाई होती जा रही थी उतना ही बड़ा उसके सर पर खतरा भी मंडरा रहा था। सरकार को भी एहसास था कि जसवंत की जान खतरे में है, इसलिए सुरक्षा देने की पेशकश की जाती है। लेकिन जसवंत साफ शब्दों में मना कर देता है। वह कहता है अगर सुरक्षा देनी है तो मुझे मत दीजिए।
उन लोगों को दीजिए जो हर दिन गायब हो रहे हैं, जिनके घर वाले हर सुबह इस डर में जीते हैं कि शाम तक उनका अपना इंसान जिंदा मिलेगा भी या फिर नहीं। लेकिन दूसरी तरफ सुरजीत सिंह सुग्गा अब बुरी तरह बौखला चुका था। उसे पता चल गया था कि जसवंत को कई महत्वपूर्ण जानकारियां उसके पुराने दोस्त सतनाम ने दी थी। कुछ ऐसे नाम और रिकॉर्ड जिन्होंने पूरे मामले को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। सुग्गा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक रात वह अपने आदमियों के साथ सीधे सतनाम के घर पहुंचता है। उस घर में सिर्फ सतनाम नहीं, उसका पूरा परिवार मौजूद था। लेकिन उस रात इंसानियत की सारी सीमाएं पार कर दी जाती है। सुबह उसके लोग पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देते हैं। अगले दिन जब यह खबर जसवंत तक पहुंचती है तो वह अंदर से टूट जाता है। जिस इंसान ने सच का साथ दिया उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया गया था। जसवंत को अच्छी तरह पता था कि इसके पीछे कौन है। उसे यह भी पता था कि आदेश किसने दिया होगा, लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास आरोप थे, सबूत नहीं। और अदालत में सच नहीं सबूत बोलते हैं। वह सिर्फ आवाज उठा सकता था और वह लगातार वही कर रहा था। इसी बीच पंजाब की राजनीति में एक और बड़ा भूचाल आ जाता है। एक दिन मुख्यमंत्री का काफिला कहीं जा रहा होता है। सुरक्षा बेहद कड़ी थी और गाड़ी की जांच की गई थी, लेकिन अचानक एक कांस्टेबल मुख्यमंत्री की कार के पास पहुंचता है। किसी को कुछ समझ आए उससे पहले ही एक भयानक विस्फोट होता है। चारों तरफ धुआं, चीखे और अफरा तफरी फैल जाती है। इस धमाके में मुख्यमंत्री सहित 17 लोगों की मौत हो जाती है। पूरे राज्य में हड़कंप मच जाता है। सबसे ज्यादा सवाल अब आईपीएस अधिकारी बिट्टा पर उठने लगे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी की थी। मीडिया, विपक्ष और जनता लगातार जवाब मांगने लगी थी। बिट्टा पर दबाव बढ़ता जा रहा था और कहीं न कहीं उसे महसूस हो रहा था कि यह दबाव बढ़ने में जसवंत सिंह की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि अब लोग सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करने को तैयार नहीं थे। इसी तनाव भरे माहौल के बीच कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। एक दिन जसवंत अपने घर के बाहर खड़ा अपनी कार साफ कर रहा था। सब सामान्य लग रहा था। उसी समय संजीव नाम का एक व्यक्ति उससे मिलने आया था। दोनों कुछ बातें कर रहे थे, तभी अचानक से एक लाल कलर की ओमनी वैन घर के बाहर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, उसमें से कई लोग तेजी से बाहर निकलते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वे जसवंत को पकड़ लेते हैं। संजीव उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। वह चिल्लाता है, भागकर उनके पीछे भी जाता है, पर ओमनी वैन वहां से निकल जाती है और जसवंत गायब हो जाता है। एक बार फिर उसी पंजाब में जहां वह दूसरों के गायब होने के खिलाफ लड़ रहा था, अब वह खुद भी लापता लोगों की सूची में शामिल हो चुका था। जसवंत के गायब होने की खबर आग की तरह फैल जाती है। उसकी पत्नी पम्मी हार मानने वालों में से नहीं थी। वह लगातार सरकार, प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। उसकी सिर्फ एक मांग थी, मेरे पति को ढूंढकर मेरे सामने लाओ। धीरे धीरे यह मामला इतना बड़ा हो जाता है कि सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव बनने लगता है। पुलिस को 2 महीने का समय दिया जाता है, लेकिन 2 महीने बीत जाते हैं। ना जसवंत मिलता है, ना उसकी कोई खबर मिलती है और ना ही कोई जिम्मेदार अधिकारी जवाब दे पाता है। आखिरकार मामला सीबीआई को सौंप दिया जाता है। अब जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के ऑफिसर समुद्र सिंह को मिलती है। जांच शुरू करते ही वह सीधे पम्मी के घर पहुंचता है। वह जसवंत के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटाने लगता है। पम्मी उसे विस्तार में बताती है कि किस तरह जसवंत बरसों से इस मामले पर काम कर रहा था और कैसे पुलिस ने कभी उसकी मदद नहीं की। फिर वह 2 महत्वपूर्ण गवाहों के बारे में बताती है, संजीव और शबनम। ये वही लोग थे जिन्होंने जसवंत को आखिरी बार देखा था। समुद्र सिंह सबसे पहले इन दोनों से पूछताछ करता है। शबनम ज्यादा मदद नहीं कर पाती, उसने लोगों के चेहरे साफ नहीं देखे थे, लेकिन संजीव ने सब कुछ काफी करीब से देखा था। वह बताता है कि जसवंत को उठाने वाले लोग कोई आम अपराधी नहीं थे। बेतरन तारन पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी थे। उनमें कुछ सब इंस्पेक्टर थे, कुछ कांस्टेबल। इतना ही नहीं, संजीव उनमें से कई लोगों के नाम भी बता देता है। यह सुनते ही समुद्र सिंह तुरंत कार्रवाई करता है। वह उन सभी पुलिस वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात देखने को मिलती है। हर पुलिस वाले का बयान एक जैसा था, शब्द तक लगभग समान थे। किसी के चेहरे पर घबराहट नहीं थी, किसी की आवाज नहीं कांप रही थी, जैसे सभी ने पहले से तय कर रखा हो कि क्या बोलना है। पूछताछ के बाद समुद्र सिंह अपने साथियों से कहता है, लगता है ये सब एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं, यानी सभी को एक जैसी ट्रेनिंग दी गई थी कि सच कैसे छिपाना है। अब जांच आगे बढ़ती है। समुद्र सिंह उस लाल रंग की ओमनी वैन के मालिक तक पहुंच जाता है जिसमें जसवंत को ले जाया गया था। वैन मालिक बताता है कि गाड़ियां किराए पर देते हैं,
हर किराए का रिकॉर्ड भी रखते हैं। लेकिन जब समुद्र सिंह 6 सितंबर के रिकॉर्ड के बारे में पूछता है तो जवाब सुनकर वह चौंक जाता है। वह आदमी कहता है, साहब उस दिन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि जब पुलिस वाले या बड़े अधिकारी गाड़ी लेते हैं तब हम रजिस्टर में कुछ नहीं लिखते हैं। इतना सुनते ही समुद्र सिंह समझ जाता है कि वह एक ऐसे जाल में घुस चुका है जहां सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि पूरा सिस्टम मिलकर सच्चाई को दफनाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जांच एक और महत्वपूर्ण मोड़ लेती है। समुद्र सिंह को पता चलता है कि जिस लाल रंग की ओमनी वैन की वह तलाश कर रहा था वह इस समय सेविंदर की शादी में मौजूद है। यह जानकारी मिलते ही वह अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है। शादी का माहौल चल रहा था, लेकिन सीबीआई को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। समुद्र सिंह बिना देर किए सेविंदर को हिरासत में ले लेता है और पूछताछ शुरू कर देता है। लेकिन सेविंदर भी बाकी पुलिस वालों की तरह पहले से तैयार दिखाई देता है। वह कहता है कि 6 सितंबर को वह कांग पुलिस स्टेशन में था, जहां उसकी ड्यूटी कहर सिंह की निगरानी में लगी हुई थी। समुद्र सिंह उसकी बातें ध्यान से सुनता है, लेकिन उसे साफ महसूस हो जाता है कि यह भी सच नहीं बोल रहा। हर पुलिस वाला लगभग एक जैसी कहानी सुना रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी को पहले से रटा दिया गया है कि क्या कहना है। अब उसे सिर्फ एक ऐसे सबूत की जरूरत थी जो इस पूरी झूठी कहानी को तोड़ सके। इस उम्मीद में वह सीधे कहर सिंह से मिलने पहुंचता है। पूछताछ के दौरान कहर सिंह एक ऐसी बात बताता है जिससे पूरी जांच की दिशा बदल जाती है। वह कहता है उसे कांग पुलिस स्टेशन की जिसे लॉकअप में रखा गया था उसी ठीक बगल वाली कोठरी में जसवंत सिंह भी बंद था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एसएसपी सुरजीत सिंह सुग्गा वहां आया था। आते ही उसने जसवंत को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के बाद सुग्गा वहां से चला गया और बाकी पुलिस वाले भी उसके साथ निकल गए, लेकिन एक आदमी वहीं रुक गया था। उसी आदमी ने बाद में कहर सिंह को खाना भी दिया था। कहर सिंह उसका नाम तो याद नहीं कर पाता, लेकिन उसकी एक पहचान जरूर बताता है। वह बताता है उस आदमी की आंखें जो है वो हरी रंग की थी, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यही एक छोटी सी जानकारी अब सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा सुराग बन जाती है। इसके बाद समुद्र सिंह सीधे सुरजीत सिंह सुग्गा से मिलने पहुंचता है। वह बिना किसी घुमा फिरा के सिर्फ एक सवाल पूछता है, 6 सितंबर को कहाँ थे? सुग्गा पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है, मैं उस दिन चंडीगढ़ में था। समुद्र सिंह उसकी आंखों में देखता है और शांत आवाज में कहता है, बहुत जल्द यह मामला खत्म होने वाला है और उस दिन सच भी सबके सामने होगा। लेकिन सुग्गा पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं था, जैसे उसे पूरा भरोसा है कि सिस्टम आज भी उसके साथ खड़ा है। वहां से निकलने के बाद समुद्र सिंह फिर पम्मी से मिलता है। इस बार उसके चेहरे पर पहले से ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही थी। वह पम्मी से कहता है, अब हमारे पास सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 चश्मदीद गवाह हैं। अब सच तक पहुंचना पहले से आसान हो गया है। यह सुनकर पम्मी के मन में भी कई दिनों बाद उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। लेकिन उसी रात एक डरावनी घटना घट जाती है। दिवाली का समय था, चारों तरफ रोशनी थी, लेकिन पम्मी के घर के बाहर अंधेरा इंतजार कर रहा था। अचानक सुग्गा वहां पहुंचता है। वह सीधे पम्मी को धमकी देता है और कहता है, अगर अपने पति को वापस देखना चाहती है तो यह केस यहीं पर खत्म कर दो, वरना जसवंत सिंह कभी नहीं मिलेगा। लेकिन पम्मी अब डरने वालों में से नहीं थी। वह बिना घबराए जवाब देती है, जसवंत सिंह सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वह उन हजारों परिवार के लिए लड़ रहा था जिनके अपने लोग गायब हो गए। अब मैं भी उसी रास्ते पर चलूंगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। पम्मी की यह बात सुनकर सुग्गा वहां से चला जाता है, लेकिन अब उसे भी एहसास होने लगा था कि इस लड़ाई को डरा कर खत्म करना आसान नहीं होगा। अगले दिन एक बड़ी खबर सामने आती है। आईपीएस बिट्टा रिटायर हो चुका था। उसकी जगह अब नए आईपीएस अधिकारी वर्मा की नियुक्ति की जाती है। कार्यभार संभालते ही वर्मा सभी पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाते हैं। वह साफ शब्दों में कहते हैं, अब तक जो मनमानी चल रही थी वह यहीं खत्म होगी। अब पुलिस कानून के हिसाब से काम करेगी, किसी के दबाव में नहीं। इसके बाद वह सुग्गा को अपने केबिन में बुलाता है। उससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, जसवंत सिंह कहाँ है? सुग्गा के पास कोई जवाब नहीं होता। जब वर्मा उसे सख्त चेतावनी देते हुए कहते हैं, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन है, 7 दिनों के अंदर जसवंत को पता लगाओ वो कहाँ है। यह सुनकर पहली बार सुग्गा के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई देती है। वह तुरंत रिटायर हो चुके बिट्टा से मिलने पहुंचता है और पूरी बात बता देता है। बिट्टा कुछ पल सोचता है और फिर कहता है, जसवंत की चिंता बाद में करना, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अब इस केस में 3 चश्मदीद गवाह हो चुके हैं। पहले पता लगाओ कि तीसरा गवाह कौन है। यानी अब उनका पूरा ध्यान सबूत मिटाने पर था और अगले दृश्य में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है।
क्योंकि जो डर था वही हो गया था। कहर सिंह, जिसने सीबीआई को अहम जानकारी दी थी, जो कि तीसरा गवाह बन चुका था, उसकी उसके पूरे परिवार सहित हत्या कर दी जाती है। इतना ही नहीं, बाकी 2 चश्मदीद गवाह भी अचानक लापता हो चुके थे। आखिरकार यह पूरा मामला अदालत तक पहुंच जाता है। हालांकि एक बड़ी समस्या अब भी सामने थी। जिन 3 चश्मदीद गवाह के दम पर यह केस और मजबूत हो चुका था, वे अब या तो मारे जा चुके थे या फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन अपराधियों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने गवाहों को मिटा तो दिए थे, मगर सबूतों को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। अब अदालत में जसवंत सिंह की ओर से वकील पूरी मजबूती के साथ खड़ा होता है। वह एक एक करके कोर्ट के सामने सारे दस्तावेज पेश करता है। शमशान घाट के रजिस्टर, सरकारी रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम से जुड़े कागजात और वे सभी दस्तावेज जिन पर खुद पुलिस अधिकारियों के हस्ताक्षर मौजूद थे। इन रिकॉर्ड में साफ लिखा था कि हजारों लोगों को अज्ञात या आतंकवादी बताकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उनके परिवार आज भी उन्हें तलाश कर रहे थे। वकील अदालत को बताता है कि यह कोई 1-2 घटनाएं नहीं थी, बल्कि बरसों से चल रहा एक संगठित खेल था। बेगुनाह लोगों को उठाया गया, उन्हें गायब किया गया और बाद में उनकी पहचान तक मिटा दी गई। इतना ही नहीं, वकील अदालत के सामने यह भी कहता है कि जसवंत सिंह के गायब होने के पीछे भी यही पुलिस अधिकारी है, क्योंकि वह इसी काले सच को दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। अदालत पूरे मामले को बेहद गंभीरता से सुनती है। सारे दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड की जांच करने के बाद कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पहली नज़र में पर्याप्त सबूत मौजूद है। इसके बाद अदालत एक बड़ा फैसला सुनाती है। एसएसपी सुरजीत सिंह सुग्गा सहित 5 पुलिस अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है। कोर्ट यह भी आदेश देती है कि पूरा मामले की निष्पक्ष जांच आगे जारी रहे और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाए। सालों से दबा हुआ सच अब धीरे धीरे अदालत के सामने आने लगा था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद इंसाफ की शुरुआत हो चुकी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब समुद्र सिंह जो है वो सुग्गा के पास जाते हैं। वो सुग्गा से कहते हैं कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि ये सारा मामला जो है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। और यहाँ समुद्र सिंह की बात सच हुई, जिसके बाद सुग्गा जो है वो ढेर सारी शराब पीता है और तुरंत ही बिट्टा के पास कॉल करता है, लेकिन बिट्टा उसका कोई भी कॉल नहीं उठाता है। इसी वजह से यहाँ पर सुग्गा जो है वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता है और आखिरकार बिट्टा को उसका फ़ोन उठाना पड़ता है। यहाँ पर बिट्टा साफ साफ कह देते हैं कि वो कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर सुग्गा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बिट्टा ने हमेशा उनकी मदद की है और सुग्गा ने भी उनकी हमेशा मदद की है। इसी वजह से सुग्गा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो अकेले ही कार से फुल रफ्तार में कहीं जाने लगता है। और फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि सुग्गा का एक एक्सीडेंट हो चुका है और वो मारा गया है। दरअसल में ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सुसाइड था, जिसमें सुग्गा ने सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था। जिसके बाद सुग्गा को श्रद्धांजलि दी जाती है, जहां पर कि बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहीं पर समुद्र सिंह भी आया हुआ था। और यहीं पर हम देखते हैं उस बंदे को जिसकी हरी आंख थी। जैसा कि कहर सिंह ने बताया था, इस बंदे का नाम कुलजीत सिंह है। इसे देखकर समुद्र सिंह समझ गया था कि ये वही लड़का है जिसके बारे में कहर सिंह बता रहा था। जिसके बाद समुद्र सिंह कुलजीत से पूछताछ करता है, वो उससे सारी जानकारी लेना चाहता है। कुलजीत भी मुझे सब कुछ बता देता है कि दरअसल मैं गार्ड की ड्यूटी करता था सुग्गा साहब के यहाँ पर और उनके छोटे मोटे काम भी करता था और उसे जसवंत के बारे में भी मालूम है और उन सारे पुलिस अधिकारियों के बारे में जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। तो यहाँ समुद्र सिंह कहता है कि अगर तू सरकारी गवाह बन जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तब वह फैसला करता है कि वह सरकारी गवाह बनेगा। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और जब वकील उससे पूछते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि कुलजीत जो है वो बदल जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह चुके थे। और तो और कुलजीत यहाँ पर समुद्र सिंह को फंसा भी देता है। वो कहता है कि समुद्र सिंह ने मुझे पैसे दिए हैं। ये देखकर समुद्र सिंह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जिसके बाद यहाँ समुद्र सिंह के ऊपर भी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि उसने कोर्ट में अपना आपा खो दिया था और अब उसे इस केस से हटाया जा रहा है, क्योंकि उसने कोर्ट में एक ऐसे गवाह को पेश किया जिसकी खुद की मर्जी ही नहीं थी। और अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम कुलजीत को देखते हैं। कुलजीत आराम से सो रहा था, तभी अचानक से उसके पास जसवंत सिंह आ जाता है। जसवंत सिंह बहुत ज्यादा जख्मी हालत में कुलजीत के पास आया था। वो उनसे कह रहा था कि मैं सिर्फ एक अकेला आदमी ऐसा नहीं हूँ, मेरे जैसे हजारों लोगों का यही हाल हुआ है
और अब तू ही हमें बचा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि दरअसल में कुलजीत ये सारा सपना देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कुलजीत को, जो कि वापस समुद्र सिंह के पास जाता है। वो उनसे कहता है कि अब मैं फिर से गवाही देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ समुद्र सिंह को अब कुलजीत पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन समुद्र सिंह से यहाँ पर कुलजीत कहता है कि वो नहीं बदलेगा, अब वो गवाही देकर रहेगा। लेकिन अब समुद्र सिंह जब अपने बड़े ऑफिसरों से मिलने के लिए जाता है तो वह कहते हैं कि अब कोर्ट में कुलजीत को फिर से गवाही देने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसीलिए समुद्र सिंह इन बड़े ऑफिसरों के पास आता है ताकि उन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट के द्वारा फिर से गवाही देने का मौका मिल सके। और आखिरकार कुलजीत को गवाही देने का मौका मिल जाता है। उसे तुरंत ही कोर्ट ले जाया जाता है फुल सिक्योरिटी के साथ, और वहाँ कोर्ट के सामने अब वो सारी सच्चाई बता देता है। कुलजीत बताता है बात 4 सितंबर की है, जब अचानक से कुछ ऑफिसरों ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सुग्गा भी मौजूद थे। और फिर 5 सितंबर को उन्होंने बिट्टा से मुलाकात की। बिट्टा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था, जिसके बाद सुग्गा और बिट्टा ने एक बैठक की। और फिर 6 सितंबर को एक ओमनी वैन में उसे किडनैप करने का प्लान बनाया गया। ये बहुत ही शार्प तरीके से किया गया था, जहां सारे पुलिस वाले बहुत गुस्से में थे क्योंकि जसवंत सिंह उनके काम में टांग अड़ा रहा था। उसे वहां से उठाकर कांग पुलिस स्टेशन में भेज दिया गया, उसी पुलिस स्टेशन में जहां बाजू वाली सेल में ही कहर सिंह था। तभी वहां सुरजीत सिंह सुग्गा आता है और वो यहां आते ही जसवंत सिंह को बहुत ही बेरहमी से पीटने लगता है। और फिर उसे खुफिया ठिकाने पर ले जाया जाता है, जहां अब जसवंत सिंह की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। हर एक पुलिस अधिकारी उसे बुरी तरह से पीट रहा था। उसकी हालत बद से बदतर हो चुकी थी, वो पूरी तरह से अधमरा हो चुका था। लेकिन फिर भी जसवंत सिंह ने एक बार भी नहीं कहा था कि वो पीछे हट रहा है, जिसके बाद जसवंत सिंह को बिट्टा के पास ले जाया जाता है। शायद यहीं बिट्टा के पास जसवंत सिंह का आखिरी पड़ाव था। बिट्टा के सामने भी जसवंत सिंह पीछे नहीं हटा और फिर उसे तरन तारन पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहां पर कि कुलजीत भी उसके साथ था। कुलजीत को वो बताता है कि मैं पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है और मैं वही रोशनी बनना चाहता हूँ। कुलजीत भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि आप केस वापस लीजिए, वरना आपको ये लोग खत्म कर देंगे। लेकिन जसवंत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। शायद वो इन सारी चीजों के लिए पहले से ही तैयार था। थोड़ी देर के बाद यहाँ सुग्गा समेत बाकी के सारे पुलिस अधिकारी आ जाते हैं और कुलजीत को बाहर पानी लाने के लिए भेज दिया जाता है। और तभी यहाँ पर सुग्गा जो है वो जसवंत को जान से मार देता है। और अब कोर्ट में यहाँ पर पम्मी जो है वो बहुत ज्यादा रोती है। पम्मी को ऐसा लग रहा था कि शायद उसका पति लापता है और वो घर वापस आ जाएंगे, लेकिन अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची थी। जिसके बाद उसकी बॉडी को सतलुज नदी के ऊपर लेकर गए और वहां से नीचे फेंक दिया ताकि उसका शव जो है वो कहीं नहीं मिले। फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि जसवंत का शव कभी नहीं मिला और उन सारे पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा हो गई थी। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इस फिल्म को 10 में से आप कितने स्टार देना चाहेंगे जरूर बताइएगा। मैं तो इस फिल्म को 10 में से 9.5 स्टार दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।